आज यानी कि 10 अक्टूबर सन 2020 को $1 की कीमत जो है वो 72 रुपये 98 पैसे है। पर क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 को, उस दिन $1 की कीमत क्या रही होगी? तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त 1947 को $1 1 रुपये के बराबर था। यानी अगर आज की बात करें तो $100 के लिए हमें लगभग 7298 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और 15 अगस्त 1947 को सिर्फ हमें $100 के लिए 100 रुपये ही खर्च करने होते थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला गया? आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हमारे एक सब्सक्राइबर यशिका के पूछने पर बनाई जा रही है। यशिका ने कहा था, सर क्या आप बता सकते हैं कि रुपए में गिरावट के क्या क्या कारण रहे? तो यशिका जी, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्यों रुपया गिर रहा है और कैसे इसे रोका जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं, और आज हम बात करेंगे रुपए के गिरने के कारणों के पीछे की, और कैसे हम लोग मिलकर इस गिरावट को रोक सकते हैं। तो रुपए से पहले हम एक जनरल थ्योरी पढ़ लेते हैं कि किसी भी देश की मुद्रा के गिरने के क्या कारण होते हैं। इन जनरल तो किसी भी देश की मुद्रा के गिरने के जो मेन कारण है वो है दूसरे देशों पर निर्भरता। निर्भरता से मतलब है कि आपका देश जो है वो आयात ज्यादा कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है। यानी कि आप लोग जो है चीजों के लिए दूसरों पर ज्यादा निर्भर है, और अगर आप निर्भर हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी। होता है ना कि घर परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो निर्भर है किसी दूसरे पे, तो घर में उसे ही सबसे ज्यादा निकम्मा माना जाता है। दूसरा कारण है किसी भी देश की मुद्रा के गिरने का उस देश की राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता से मतलब क्या है? राजनीतिक अस्थिरता से मतलब है कि उस देश की जो सरकार है वो कमजोर है, अपने फैसले सही से नहीं ले पा रही है और दबाव में काम कर रही है। तो ये दो मेन कारण हैं किसी भी देश की मुद्रा के गिरने के। अब हम लौट कर आते हैं वापस अपनी इंडियन करेंसी पे। तो मुद्रा दो तरीके से गिरती है, एक डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन। डीवैल्यूएशन में क्या होता है? सरकार अपनी मर्जी से, जी हां, आपकी चुनी हुई सरकार अपनी मर्जी से अपनी मुद्रा की कीमत घटा रही है। ऐसा क्यों करती है सरकार? वो इसलिए क्योंकि उस पर उन देशों का दबाव होता है जिनसे वो बहुत उधार लेके बैठी हुई है। उन इंस्टीट्यूशंस का बहुत दबाव होता है जिनसे वो उधार लेके बैठी हुई है। या फिर वो अट्रैक्ट करना चाहती है उन इन्वेस्टर्स को जो देश में पैसा लगाने के लिए आपकी मुद्रा की कीमत को गिराना चाहते हैं। दूसरा कारण होता है डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब आप डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो दूसरे लोगों से, यानी हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। जब आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो दूसरे देशों से यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, लेकिन जो एक्सपोर्ट है आपके देश का यानी कि
निर्यात जो है आपका वो बहुत कम है। तो इंडियन करेंसी के गिरने के पीछे 2-3 रीजन मैं आपको गिनाना चाहूंगा। उससे पहले हम बात करेंगे डीवैल्यूएशन की। तो भारत के इतिहास में रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन 3 बार किया गया है। जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, उस समय अंग्रेज लगभग हमारा सभी खजाना खाली करके जा चुके थे और आज़ादी के समय भी हमें एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी पाकिस्तान को। तो जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमने बहुत ज़्यादा उधार लिया, और जब हमने ये उधार लिया और चुका पाने में असमर्थ रहे तो उन देशों के दबाव में आकर हमें पहली बार 1960 में डीवैल्यूएशन करना पड़ा, और उस समय $1 की कीमत पहुंच गई ₹4.75। इसके बाद 1960 के बाद 1962 में हमने चाइना से युद्ध लड़ा, 1965 में हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, जिसके लिए हमें बहुत सारे साजो सामान की, हथियारों की ज़रूरत थी, और उन हथियारों के लिए पैसे की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि वो हथियार जो है हम टोटल बाहर की कंट्रीज से मंगवा रहे थे। उस समय हमारे देश में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम खुद वो चीज़ें बना सकें। तो उस समय अमेरिका, जो कि पाकिस्तान के साथ था 1965 के युद्ध में, उसने हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला और बहुत तरीके के खाद्यान्न, जो खाने के सामान जो है वहाँ से इंपोर्ट हो रहा था, उस पर बैन लगा दिया गया। तो दोबारा हमारा जो डीवैल्यूएशन हुआ लगभग 36.5% का, तो $1 जो है वो हमारा पहुंच गया ₹7.10 पे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1966 की। तीसरी बार जो डीवैल्यूएशन हुआ वो हुआ 1990 में। ये 1990 में डीवैल्यूएशन का कारण क्या रहा? 1973 में जो है वो खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ गया, ईरान और इराक के युद्ध छिड़ गया। तो जब ये युद्ध छिड़ा तो उससे कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन सिर्फ 20% होता है, और 80% कच्चे तेल के लिए हम लोग जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो इस 80% की जो निर्भरता है ये हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हुई। सन 1984 में इंदिरा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया, तो एक राजनीतिक अस्थिरता भी आ गई हमारे देश में। उसके बाद बहुत जल्द ही कई सरकारें बदली। तो 1990 में इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण और राजनीतिक दबाव के कारण बाहरी देशों के, हमें तीसरी बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा, और ₹1 की कीमत जो है $1 की कीमत जो है वो लगभग ₹24.58 पे पहुंच गई। और आप ये मान के चलिए कि सन 1991 में जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी हमारे देश में, फरवरी में हमारा बजट भी पेश नहीं हो पाया था इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि हमारे सर पे बहुत ज्यादा कर्ज था, अंतरराष्ट्रीय कर्ज। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि इंडिया की करेंसी के डाउन होने के पीछे कारण क्या रहा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहला जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके लिए हम निर्भर हैं बहुत से देशों पे। 80% हम जो है अपना कच्चा तेल जो है बाहर से मंगाते हैं। अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है डॉलर्स में, और डॉलर हमें खरीदना पड़ता है महंगे रेट से, तो हमारी करेंसी की वैल्यू ऑब्वियसली डाउन होगी।
दूसरा कारण ये है कि हमारा कई सारी चीज़ों में, जैसे खाद्यान्न की बात करें, जैसे दालों की बात करें, एडिबल ऑयल्स की बात करें, जो खाने वाला तेल होता है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयात होता है दूसरे देशों से। तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, हम निर्भर हैं दूसरे देशों पे। अगर इस निर्भरता को घटाया जाए तो हम रुपए को स्थिर कर सकते हैं या रुपए की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एक और बड़ा कारण है जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में। ये व्यापारिक युद्ध क्या होता है? व्यापारिक युद्ध में एक देश जो दूसरे देश से जब व्यापार नहीं करना चाहता या उसका व्यापार घटाना चाहता है अपने देश में, तो करों में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है उस देश से आने वाली चीजों के। यानी मान लीजिए चाइना से यहाँ पर एक टॉय आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि उस टॉय को इंडिया में बहुत ज्यादा वैल्यू मिले, तो मैं क्या करूंगा, उस टॉय के ऊपर टैक्स लगा दूंगा और इतना ज्यादा लगा दूंगा कि वो यहाँ आते आते इतना महंगा हो जाए कि मेरे देश का नागरिक उसे ना खरीदना चाहे। तो व्यापारिक युद्ध चल रहा है और उस व्यापारिक युद्ध का घाटा बहुत से देशों को झेलना पड़ रहा है, जिसमें एक भारत भी है। अगला कारण है हमारा जो व्यापारिक घाटा है। व्यापारिक घाटा क्या होता है? व्यापारिक घाटा होता है हमारा जो आयात में पैसा गया उसमें से हम जब माइनस करते हैं निर्यात से जो पैसा आया, तो वो व्यापारिक घाटा कहलाता है। तो हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ता जा रहा है। यानी जैसा मोदी जी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो रुपए में सुधार किया जा सकता है। और एक कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राजनीतिक अस्थिरता। फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही, लेकिन सरकार में लोगों का भरोसा बहुत कम है। और क्योंकि वर्तमान सरकार में लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश से अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा रहे हैं। यानी कि अपना जो रुपया था, जो अपना डॉलर था, वो अर्थव्यवस्था से बाहर लेके जा रहे हैं। और डॉलर जब अर्थव्यवस्था से बाहर जा रहा है तो रुपए की कीमत जरूर घटेगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा 26 मई 2014 को जब मोदी जी आए थे पहली बार, उस समय $1 58.66 का था। दूसरा टर्म मोदी जी का 30 मई 2019 को शुरू हुआ, तब $1 69.98 का था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो $1 72.98 का है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको समझा पाया होगा कि क्या कारण है रुपए के गिरने का। इस गिरावट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारी सरकार की नीतियां अगर सही हो जाएं, लाइसेंस राज खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आए, तो देश के जो व्यापारी हैं वो उन सभी चीज़ों के निर्माण में सक्षम हैं जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं। और अगर वो चीज़ें देश में ही बननी शुरू हो जाएं तो हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा दूसरे देशों में। हमें अपना पैसा आए डॉलर में जो पेमेंट करते हैं हम लोग, वो नहीं करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब हमारे घर में हमारी जमा पूंजी बहुत अधिक हो जाती है तो हम दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। और जब हम दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे तो हमारी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। तो साथियों, बी वोकल फॉर लोकल। जय हिंद।